Hello everyone, welcome back to my channel. Say hi to study. It's Cheshna Vashne, and in today's video, we will cover all the essential parts or all the essential elements of a state and also different functions of the state. So without any further ado, let us begin. हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसेंशियल्स क्या क्या है स्टेट के। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक ग्राफ बना रखा है जिसमें कि मैंने चार इसेंशियल जो मेन इसेंशियल्स होते हैं स्टेट के अलावा कई सारे होते हैं, लेकिन चार जो मेन है वो यही है: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी, जिसमें से सोवरेनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम अलग से भी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन चारों को इन ब्रीफ के कैसे ही एक स्टेट के लिए, एक कंट्री के लिए, एक गवर्नमेंट के लिए एक इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इनको ब्रीफली हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन से। Here we go. Population. Population is the most important characteristic or element of the state. Population जो है एक स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। We cannot consider a state without the human beings. कोई भी एक स्टेट, कोई भी एक कंट्री ह्यूमन बीइंग के बिना कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब तक वहाँ पे इंसान नहीं रहेंगे तब तक वो कंट्री नहीं कहलाएगी। The ideal size of the population of a state cannot be fixed. मतलब एक आइडियल साइज, एक प्रॉपर साइज जो होना चाहिए कोई भी एक स्टेट का, वो फिक्स नहीं किया जा सकता कि कहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, कहीं पे कम हो सकती है। लेकिन फिर भी while Pluto in his laws fixed the ideal population of the state is 50-40. मतलब प्लूटो की एक बुक है जिसका नाम है लॉज। उस बुक में उन्होंने ये आइडेंटिफाई कर दिया, ये फिक्स कर दिया कि एक पर्टिकुलर स्टेट की आइडियल पॉपुलेशन 5040 होती है। बस इन्होंने ये मतलब अपनी तरफ से फिक्स कर दिया कि अगर इतनी होगी तो बेटर है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है इन रियल लाइफ। एरिस्टोटल ने वही चीज़ बताई कि उनके हिसाब से क्या आइडियल पॉपुलेशन है। एरिस्टोटल कंसीडर्ड 1 लाख नंबर ऑफ सिटीजन द आइडियल पॉपुलेशन फॉर अ स्टेट। उन्होंने बताया कि 1 लाख अगर सिटीजन है किसी एक स्टेट में तो उसका मतलब वो आइडियल पॉपुलेशन है। और प्लूटो ने बताया कि अगर 5040 सिटीजन है तो वो आइडियल पॉपुलेशन है। मीनवाइल इफ वी टॉक जनरली, अगर हम जनरली बात करें तो देयर इज नो स्टेबिलिटी इन द नंबर ऑफ द पीपल्स इन अ कंट्री। एक कंट्री में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं होती कि कितने बंदे वहाँ पे रह रहे हैं, कहीं पे ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं पे कम हो सकते हैं। इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज में पॉपुलेशन सबकी डिफरेंट है, मतलब ये डिफरेंट है डिफरेंट कंट्रीज में क्या पॉपुलेशन। हाउएवर द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट शुड नाइदर बी टू लेस नॉट टू लार्ज। अगर हम देखें इन जनरल तो किसी भी एक स्टेट की पॉपुलेशन ना तो बहुत ज्यादा होती है उसके हिसाब से, ना बहुत ज्यादा कम होती है। इट शुड बी लार्ज इनफ टू बी सेल्फ सफिशिएंट। वो मतलब खुद में इतनी लार्ज हो सकती है, मतलब हम लोगों को लग सकती है कि हाँ इतनी सारी पॉपुलेशन, बट उनके लिए वो सेल्फ सफिशिएंट रहती है चाहे कितनी भी लार्ज हो। एंड इट शुड बी एज स्मॉल इनफ टू बी एफिशिएंटली गवर्न। और अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल है ना तो उसका मतलब ये है कि हाँ वो एफिशिएंटली गवर्न हो सकती है, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा लार्ज होगी ना बहुत ज़्यादा कम होगी, सेल्फ सफिशिएंट रहती है खुद में। इन मॉडर्न टाइम्स अगर हम आज के टाइम में देखें तो इंडिया एंड चाइना आर वेरी प्रॉस्परस इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन। इंडिया और चाइना की दो कंट्रीज हैं जो कि पॉपुलेशन की टर्म्स में बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है, बहुत ज़्यादा वृद्धि कर रही हैं। ठीक है, चाइना एंड इंडिया हैव मोर देन 125 करोड़ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। 125 करोड़ बंदों से ज़्यादा लोग रह रहे हैं इंडिया और चाइना में, मतलब ये हाईएस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं। पहले इंडिया जो था सेकंड नंबर पे आता था, लेकिन अगर इन रिसेंट टाइम्स आप सर्च करेंगे तो इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, मतलब इंडिया में चाइना से भी ज़्यादा लोग हो गए हैं हम। ठीक है, तो ये हमारे लिए अचीवमेंट है कि इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो गया। देयर आर मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इंडिया और चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन पूरे वर्ल्ड में। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी तरफ देखें, द स्टेट ऑफ मोनाको हैव ओनली 20,000 पीपल ऑन एन एवरेज। एक मोनाको एक कंट्री है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 20,000 लोग रहते हैं एवरेजली अगर हम देखें तो। ठीक है, और वहीं इंडिया की बात करें तो 125 करोड़ से भी ज्यादा लोग रह रहे हैं और मोनाको में सिर्फ 20,000। ठीक है, एंडोरा एक स्टेट है, कंट्री है, इस कंसिस्ट ऑफ ओनली 5,000 पीपल इन द वर्ल्ड। इसमें 20,000 इसमें 5,000, मतलब ये लोवेस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं। और इंडिया और चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, दीज बोथ कंट्रीज हैव द लोवेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, मैंने आपको बता दिया। सो द पॉपुलेशन शुड बी डाइवर्स इन कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, साइज एक्सेट्रा। मतलब किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन, किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन डाइवर्स हो सकती है इन द वे ऑफ कल्चर, कल्चर में डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन में डिफरेंस हो सकता है, लैंग्वेज में डिफरेंस होता है, साइज में तो हमने देख लिया, और भी कई सारी चीज़ों में डाइवर्स हो सकती है। इट इज कंसीडर दैट देयर शुड बी सम कॉमन रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर अ स्टेट। इसलिए कंसीडर किया जाता है कि इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन है जगह की, हर जगह की, तो ये कंसीडर किया जाता है कि कुछ ऐसे कॉमन रूल्स, कुछ कॉमन इंस्टीट्यूशंस, कुछ कॉमन ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जानी चाहिए ताकि हर एक बंदे को कोई डाइवर्सिटी, मतलब बोलते हैं ना कि फील ना हो, डिस्क्रिमिनेशन फील ना हो, इसलिए कॉमन रूल्स और कॉमन इंस्टीट्यूशंस हर एक स्टेट में बनाए जाने चाहिए। अब अगर हम आगे देखें तो द अवेयर एंड द कॉन्शियस सिटीजंस आर द रिक्वायरमेंट फॉर द बेटर एंड द गुड स्टेट। अगर अच्छा और बेटर स्टेट चाहिए, बेटर कंट्री चाहिए, तो तभी होगा ना जब वहाँ के लोग अच्छे होंगे, जब वहाँ के लोग अवेयर होंगे, वहाँ के लोग जागरूक होंगे, तभी हमें एक बेटर और गुड स्टेट मिलेगा। द गुड सिटीजंस मेक द स्टेट गुड। अगर सिटीजंस गुड है तो उसका मतलब कंट्री भी गुड है, मतलब कंट्री भी गुड बनेगी। और अगर बैड है और अनअवेयर सिटीजंस है तो उसका मतलब स्टेट भी बैड होगा। अब देखो, ये आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ इंडिया मतलब इतनी डेवलप नहीं है जितनी अमेरिका। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग हमसे ज़्यादा होशियार हैं। तो वही है ना कि जैसे लोग वैसी कंट्री। तो अगर गुड सिटीजंस है तो स्टेट भी गुड बनेगा, बैड सिटीजन है तो बैड स्टेट भी बैड बनेगा। अब दूसरा जो एसेंशियल था वो तो टेरिटरी, जल्दी से हम उसको भी देख लेते हैं। टेरिटरी इज द अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। टेरिटरी जो है वो एक अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टेट के लिए। पहला जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो तो पॉपुलेशन, क्योंकि बिना पॉपुलेशन के, बिना ह्यूमन बीइंग से कोई स्टेट की मतलब स्टेट ही नहीं होगा ना। जब वहाँ कोई पॉपुलेशन ही नहीं है तो क्या ही बंदे कर लेंगे वहाँ, और लोग हड़प लेंगे। ठीक है, ऐसी टेरिटरी। तो टेरिटरी भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। क्यों? इट इज बेसिकली नोन एज द बाउंड्री और द लास्ट एरिया ऑफ द स्टेट और कंट्री। टेरिटरी का मतलब क्या है कि बाउंड्री क्या है। इंडिया का मैप देखोगे तो इंडिया का जो मैप है ना, ये ऐसे ऐसे जो बनता है, वो इंडिया की टेरिटरी है, इंडिया की लास्ट एरिया, मतलब इसके बाहर इंडिया खत्म हो जाता है। पहले तो बहुत था जिसको हम अखंड भारत बोलते थे, उसमें बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूड होते थे, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह सब इंक्लूड होते थे, म्यांमार वगैरह सब यहाँ के ईस्टर्न साइड के। लेकिन अब नहीं है, अब सब दूर हो चुके हैं हमसे, सब अपने अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट बन चुके हैं। तो इंडिया का जो मैप है सिर्फ वही इंडिया की टेरिटरी है। तो टेरिटरी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया है, इंपॉर्टेंट इसेंशियल माना गया है किसी एक कंट्री के लिए, किसी एक स्टेट के लिए, क्योंकि वो उसकी बाउंड्री का मतलब हो गया। ठीक है, इट इज मेंशन दैट देयर कैन बी नो स्टेट विदाउट फिक्स टेरिटरी। मैंने बिल्कुल ठीक बोला। देखिए, अगर किसी भी स्टेट की टेरिटरी ही फिक्स नहीं है कि इतने एरिया में, कि जैसे सपोज करिए मैं इस पैराग्राफ की बात करूं तो सपोज करिए मैं एक कंट्री का नाम ऐसे लिख देती हूँ, चिंकी। तो चिंकी नाम की जो कंट्री है वो यहाँ से लेके ऐसे ऐसे उसकी टेरिटरी मैंने बनाई है कि ये ऐसे गोल उसकी टेरिटरी है। मैं एक बार आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ।
हाँ जी, तो सपोज करिए कि चिंकी नाम की एक कंट्री है, ठीक है, जिसकी टेरिटरी मैंने कुछ इस तरीके से बनाई है, ऐसे बना दिया मैंने। तो अगर मैं इसकी टेरिटरी ना बताऊं कि ये इसकी टेरिटरी है, तो उसका मतलब क्या कि एक बस चिंकी नाम की कंट्री है, लेकिन हमें नहीं पता वो किस एरिया में, हम बता ही नहीं पाएंगे पूरे वर्ल्ड की। सपोज करिए ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है, ये चिंकी नाम की कंट्री है, अब मैं बता ही नहीं पाऊंगी कि पूरे वर्ल्ड में चिंकी का है, अगर इसकी मैं ये लाइन ही फिक्स ना करूंगी तो इसलिए विदाउट टेरिटरी कोई कंट्री ही नहीं है। जब तक हम उसकी टेरिटरी ही फिक्स नहीं करेंगे तब तक हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन सी कंट्री का कितना एरिया है, कि ये कंट्री है जिसका नाम चिंकी है, ठीक है। तो इसलिए टेरिटरी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल माना जाता है एक स्टेट के लिए, ठीक है। तो इट इज मेंशन दैट देयर कैन नो स्टेट विदाउट अ फिक्स टेरिटरी, विदाउट फिक्स टेरिटरी कोई स्टेट नहीं होता, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। और वी कुड नॉट बी फाइंड द एक्सटेंट एंड द ओरिजिन ऑफ द स्टेट विदाउट फिक्स टेरिटरी। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर फिक्स टेरिटरी नहीं है किसी भी स्टेट की, तो उसका मतलब हम उसका ओरिजिन, उसका एक्सटेंट पहचान ही नहीं सकते ना। जैसे कि हम सेम एग्जांपल को लेकर देखें, है ना, जैसे हम इसी को लेकर देखें कि अगर मैं इसकी टेरिटरी फिक्स ना करती तो मुझे पता कैसे चला कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक फैला हुआ है, ओरिजिन मतलब कहाँ से शुरू हुआ। सपोज करो मैंने ये टेरिटरी बनाई थी, यहाँ से शुरू करी थी, तो उसका मतलब ओरिजिन इसका ये है और एक्सटेंट का ये है, यहाँ तक जो फैलता हुआ जा रहा है ये इसका एक्सटेंट है। तो अगर टेरिटरी फिक्स नहीं होगी तो मैं किसी भी स्टेट की, किसी भी एक कंट्री की उसका ओरिजिन, उसका एक्सटेंट ही नहीं पहचान पाऊंगी। तो इसलिए टेरिटरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। तो टेरिटरी इज नॉट ओनली द लैंड और अ पर्टिकुलर एरिया। टेरिटरी का मतलब सिर्फ लैंड नहीं होता, कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं होता, उसमें वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, सारे रिसोर्सेज इंक्लूड हो जाते हैं जो कि अर्थ हमें नेचुरली प्रोवाइड करती है। जैसे कि लेक, रिवर, प्लेन्स, माउंटेन्स, पॉन्ड, सॉइल्स, गल्फ। जैसे इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में हिमालय आता है, गंगा रिवर आती है, सतलज रिवर आती है, चनाब रिवर आती है, सरस्वती आती है, यमुना आती है। तो ये सारी की सारी चीजें ना इंडिया की टेरिटरी के अंदर आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लैंड, कि सिर्फ जमीन, जो बंजर जमीन है वो भी आएगी, जो उपजाऊ जमीन है वो भी आएगी, माउंटेन्स भी आएंगे, प्लेन्स भी आएंगे, हिल्स भी आएंगी, गल्फ्स भी आएंगे, ग्लेशियर्स भी आएंगे। इंडिया में जितनी चीजें हैं ना जो हमें अर्थ नेचुरली प्रोवाइड करती है, सब कुछ आएगा, सिर्फ लैंड नहीं आएगी। टेरिटरी का मतलब ये होता है कि ऑल दोज रिसोर्सेज जो अर्थ हमें नेचुरली प्रोवाइड कर रही है, इंक्लूड्स लैंड्स, ठीक है। टेरिटरी की जितनी चीजें आ गई वो सबकी सभी कंट्री की टेरिटरी है, एक स्टेट की टेरिटरी। द टेरिटरी ऑफ द स्टेट माइट बी लार्ज और स्मॉल इन साइज। मैंने आपको पहले बताया साइज में लार्ज भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है किसी भी स्टेट की टेरिटरी, ठीक है। इट इज डिपेंडेंट ऑन टू फेनोमेना। अब लार्ज और स्मॉल जो है ना वो दो फेनोमेना पर डिपेंड करती है, ज्योग्राफिकल फेनोमेना और पॉलिटिकल फेनोमेना। ज्योग्राफिकल फेनोमेना से क्या मतलब है कि जो ज्योग्राफिकल मतलब थ्रू अर्थ वगैरह कुछ नेचुरली कुछ हो रहा हो, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल फेनोमेना ऑफ टेरिटरी ऑफ द स्टेट इज ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द नेचुरल फेनोमेना। Meanwhile, political phenomena means increment or decrement of this territory in the war or battle of the state। मतलब इंडिया की जो मैप बना हुआ है, जो पहले अखंड भारत था, वो नेचुरल था, किसी ने बनाया नहीं कि ये इतना इंडिया है, पहले से ही मतलब था और नाम दे दिया कि हाँ ये इतना एरिया इंडिया कहलाएगा। तो ये ज्योग्राफिकल फेनोमेना था, ऑलरेडी इतना प्रेजेंट था। लेकिन क्या हुआ, अखंड भारत टूटा गया। क्यों टूटा? क्योंकि लोगों के बीच में लड़ाई छिड़ी, वॉर हुई, बैटल हुई। अब वो तो ज्योग्राफिकल फेनोमेना था अखंड भारत, जब हमने देखा था। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी फिक्स था, ऑलरेडी बनी बनाई मिली थी हमें जमीन, किसी ने बनाई नहीं थी, तो वो फिक्स था, वो ज्योग्राफिकली फिक्स था, तो वो ज्योग्राफिकल फेनोमेना हुआ। लेकिन जब इंडिया अखंड भारत से टूटता गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, म्यांमार अलग हो गया, श्रीलंका अलग हो गया, और इंडिया बस एक इतना रह गया जितना हम आज है, ठीक है। तो वो है पॉलिटिकल फेनोमेना। क्योंकि पॉलिटिकल फेनोमेना में क्या आ जाता है, वॉर हो जाती है, बैटल आ जाती है स्टेट की। उनसे क्या होता है कि जैसे किसी कंट्री ने किसी कंट्री से लड़ाई लड़ ली, एक कंट्री जीत गई, तो वो क्या चाहेगी कि उसका एरिया भी मेरे कब्जे में आ जाए। तो ये पॉलिटिकल फेनोमेना है। अब उसने अगर उसका एरिया ले लिया तो उसका क्या हुआ, किसकी टेरिटरी बढ़ गई, ठीक है ना। तो दो फेनोमेना पे डिपेंड करता है कि ये कंट्री का साइज क्या होगा, लार्ज होगा कि स्मॉल होगा। स्मॉल का मतलब कि वो हारी और उसकी टेरिटरी छीन ली गई, तो स्मॉल हो गया। ज्योग्राफिकली ऑलरेडी स्मॉल है, जैसे इजराइल वगैरह की मैं बात करूँ, इजराइल, ईरान, इराक, ज्योग्राफिकली बहुत स्मॉल है, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकली ये स्मॉल नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है। इजराइल अकेला बंदा है वहाँ और हर मुस्लिम कंट्री से लड़ता है, ठीक है। तो यही दो फेनोमेना है जिन पर डिपेंड करता है कि एक टेरिटरी का जो साइज है वो लार्ज होगा कि स्मॉल। अब अगर आगे देखें तो द पावर ऑफ द स्टेट डज नॉट कंसर्न और डिटरमाइन बाय द साइज ऑफ द कंट्री, साइज ऑफ द टेरिटरी। या फिर एक कंट्री एक स्टेट के टेरिटरी से डिपेंड नहीं होता कि वो कितनी पावरफुल है। पाकिस्तान को ले लो, टेरिटरी अच्छी खासी है ईरान इराक वगैरह से, लेकिन फिर भी ईरान इराक इजराइल ये लोग ज़्यादा पावरफुल है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पास टेरिटरी ज़्यादा है, उनके पास कम है, लेकिन पावरफुल कौन है, जिनके पास टेरिटरी कम है, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं कि टेरिटरी जितनी होगी उतनी आपके पास पावर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पावर इज नॉट इक्वल्स टू द टेरिटरी, ओके। हो सकता है कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी जिनकी टेरिटरी बहुत स्मॉल है लेकिन उनमें पावर कहीं ज़्यादा है, ओके। तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जिसके पास ज़्यादा टेरिटरी है उसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा मतलब स्ट्रॉग है, ज़्यादा उसके पास पावर है, वो ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन मॉडर्न टाइम्स अगर हम देखें, मॉडर्न टाइम्स में देयर आर सो मेनी कंट्रीज हु हैव स्मॉल टेरिटरी बट आर इंडिपेंडेंट। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो बहुत स्मॉल टेरिटरी हैं, जिनके पास बहुत छोटी छोटी, जैसे जापान, कोरिया, ठीक है, इजराइल, ईरान, इराक, नॉर्वे, बहुत बहुत छोटी छोटी टेरिटरी इनके पास। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी पे डिपेंडेंट है या किसी के अंदर काम कर रही है, नहीं। दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर सेल्फ रिलायंट, दे आर प्रॉस्परस। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ ना, तो ऑन द अदर हैंड सम हैज द लार्ज टेरिटरी। बहुत सारी कंट्रीज के बाद लार्ज टेरिटरी है, लेकिन दे आर अंडर डेवलप्ड, लेकिन वो फिर भी अंडर डेवलप्ड है। जैसे कि मैं ब्राजील की बात करूँ, एक टाइम पे ब्राजील में भुखमरी हो गई थी, ठीक है। अफ्रीका की बात करूँ, इतना अच्छा कॉन्टिनेंट नहीं है अफ्रीका, वहाँ पे लोगों को तकलीफ होती है, इकोनॉमिकली बहुत वीक है, फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉग नहीं है, लेकिन टेरिटरी तो उन पे अच्छी है ना। तो इट डज नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट कि मतलब कि आपकी टेरिटरी ज़्यादा है तो आपके पास पावर भी ज़्यादा है, ओके। द टेरिटरी ऑफ द स्टेट डिटरमाइंस द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेरिटरी जो है वो सॉवरेनिटी के इक्वल माना गया है। क्यों? देखो, सॉवरेनिटी का मतलब ही क्या है? सॉवरेनिटी का मतलब क्या है? इंटरनली आपका इन्फ्लुएंस हो, एक्सटर्नली आपकी सुपरमेसी हो। मतलब इंटरनल वे में एक कंट्री के पास इतनी ताकत हो कि कोई भी अगर इंटरनली सिविल वॉर वगैरह होने जा रही है तो वो रोक सके, और एक्सटर्नली कोई आकर उसके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर ना करे, ठीक है। तो टेरिटरी का मतलब सॉवरेनिटी है। कैसे? ज़्यादा टेरिटरी होगी तो उसका मतलब क्या कि आप औरों को
अपने एरिया में इन्फ्लुएंस नहीं करने दोगे। जैसे कि मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान का कोई भी ऐसा इंटरनल अफेयर नहीं होता जिसमें यूएसए अपना योगदान नहीं देता। यूएसए से पूछने जाते हैं, जब देखो लोन मांग लेते हैं पाकिस्तान वाले, तो इसका मतलब क्या है कि टेरिटरी तो मतलब उन पर छोटी है ना इंडिया से देखा जाए तो टेरिटरी डिपेंड करती है कि आपकी सोवरेनिटी कितनी है। ओके, अगर किसी कंट्री की वॉर हो गई, सपोज करिए यूएसए या रशिया की मैं बात करती हूँ, रशिया और यूक्रेन की वॉर चली रही है, ठीक है। रशिया, अब यूक्रेन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू रशिया। ये इतना अगर यूक्रेन है ना तो रशिया इतना होगा, ठीक है। तो रशिया के टेरिटरी यूक्रेन से बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोवरेनिटी दिखा रहा है वो रशिया। भले ही देखो लड़ाई लड़ रहा है ना, इसका मतलब क्या कि उस पर उसका खुद का इन्फ्लुएंस है, कोई उससे कह नहीं रहा लड़ने के लिए। कई बहुत सारे लोग ट्राई कर चुके कि लड़ाई रुक जाए लेकिन नहीं हो रहा। तो इसलिए टेरिटरी ऑफ द स्टेट डिटरमाइंस द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री। सोवरेनिटी दिखाती है टेरिटरी उसकी। ओके, तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि सोवरेनिटी क्या है। अब यहाँ पे हम सोवरेनिटी पे जोड़ रहे हैं, तो सोवरेनिटी पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है स्टेट के लिए, वो है सोवरेनिटी। तो उसको देख लेते हैं। सोवरेनिटी, सोवरेनिटी इज कंसीडर्ड एज अ सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री की सुप्रीम पावर सोवरेनिटी को माना जाता है। इट इज एज्यूम दैट इफ अ स्टेट हैज नो सोवरेनिटी देयर इज नो पावर। अगर सोवरेनिटी किसी स्टेट के पास नहीं है तो ये एज्यूम किया जाता है कि उसके पास पावर भी नहीं है। सोवरेनिटी बेसिकली मीन्स द एक्सटर्नल सुपरमेसी एंड द इंटरनल सुपरमेसी एंड द एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस। मतलब इंटरनली कोई भी एक कंट्री खुद में सुप्रीम रहे, उसको किसी की जरूरत ना पड़े, और एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट रहे, किसी पे डिपेंड ना हो। ओके, इट इंडिकेट्स दैट नन ऑफ द अदर कंट्री कैन नॉट इंटरफेयर इन योर इंटरनल अफेयर्स। मतलब कोई दूसरी कंट्री आपके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस ना दे। इसका मतलब ये है कैसे इंटरनल सुपरमेसी है, मतलब कि आपके इंटरनल जो भी कुछ चल रहा है, दो कास्ट में अगर जैसे लड़ाई चल रही है, जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो उसमें पंजाब में कई सारे ऐसे पंजाबी हैं जो कि खालिस्तान की मांग करते हैं कि खालिस्तान एक अलग कंट्री होनी चाहिए। तो क्या यूएसए बोल रहा है कि हाँ कर दो नहीं ना, क्यों? क्योंकि हम सोबन है, वी आर सोबन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिख रहा है कि हम सोबन हैं, हम संप्रभुत हैं, ठीक है। तो हमारे इंटरनल अफेयर्स में कोई भी इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि हम मतलब बोलते हैं ना कि हम सोबन है। हमारा सोबनिटी का मतलब क्या है कि इंटरनल सुपरमेसी हो, इंटरनल मामले में कोई ना बोले, और एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस हो। मतलब एक्सटर्नली अगर हम किसी वॉर करते हैं ना, जैसे हम इस समय रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, इंडिया किसी से बिना डरे रशिया को सपोर्ट कर रहा है। कोई कुछ कह रहा है इंडिया से? नहीं। काफी लोगों ने ट्राई करा, इंडिया ने किसी की नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि इंडिया सोबन है, उसके पास एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस है, वो किसी कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। सोवरेनिटी इज अ क्राइटेरिया ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट। मतलब एक स्टेट की एग्जिस्टेंस के लिए सोवरेनिटी ही एक क्राइटेरिया है कि मतलब जब तक स्टेट के पास सोवरेनिटी नहीं होगी तब तक वो खुद में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। दोज हु डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ द गवर्नमेंट विल बी पनिश्ड। अकॉर्डिंग टू सोवरेनिटी, जो लोग गवर्नमेंट की बात नहीं मानते उनको पनिश किया जाता है। द लॉ ऑफ स्टेट इज सुपीरियर। मतलब जो भी एक स्टेट की जो भी एक गवर्नमेंट है उसमें जो भी लॉ बनाएंगे वो सुपीरियर माने जाते हैं देन द इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल एंड कस्टम ऑफ द लैंड। उनके जो मतलब लैंड के रीति रिवाज हैं उनसे, रूढ़िवादी जितनी भी प्रक्रिया चलती हुई आ रही हैं उनसे, और जितने भी इंडिविजुअल मतलब एक पर्टिकुलर बंदा जो कह रहा है अपने मतलब विचार रख रहा है उससे ज्यादा सुपीरियर माने जाते हैं एक स्टेट के लॉ। ऐसा सोवरेनिटी बोलती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सोवरेनिटी भी क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट एसेंशियल है और लास्ट एसेंशियल है एज पर द बुक, वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में हम क्या देखते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द विल ऑफ द पीपल इज रेगुलेटेड, एक्सप्रेस्ड एंड फॉर्मुलेटेड। मतलब गवर्नमेंट एक ऐसी स्टेट की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि लोगों की इच्छा को रेगुलेट करती है, एक्सप्रेस करती है और फॉर्मुलेट भी करती है। द स्टेट इज एब्स्ट्रैक्ट एंड द गवर्नमेंट इज कंक्रीट फॉर्म। स्टेट मतलब बिल्कुल सीधा साधा होता है, सीधा साधा इन द सेंस कि जो कर रहा है सीधे करेगा, कोई टेढ़ी मीठी बात नहीं करता, और गवर्नमेंट उसकी कंक्रीट फॉर्म होती है। मतलब गवर्नमेंट उसको ओबे कराती है, गवर्नमेंट उसको चलाती है, ठीक है। इट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर। गवर्नमेंट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखती है। इट प्रोवाइड्स द सिटीजन ऑफ द स्टेट सिक्योरिटी। मतलब जो भी स्टेट की गवर्नमेंट है वो उसके सिटीजन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कैसी सर्विसेज? जैसे कि करेंसी, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन एक्सेट्रा, और भी कई सारी होती हैं। ये सारे का सारा प्रोवाइड करने का जिम्मेदारी किसकी होती है? स्टेट की, गवर्नमेंट पर, ठीक है। इट इज मेंशन दैट विदाउट गवर्नमेंट द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज नथिंग। ये मेंशन किया गया है कई जगह पर कि गवर्नमेंट के बिना पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ही है जो हमारी पॉपुलेशन को गवर्न करती है। अगर गवर्नमेंट ही नहीं होगी तो पॉपुलेशन जो है वो कुछ भी करेगी अपनी मनमानी से, किसी को जाकर पीट देगी, किसी को जाकर केस कर देगी, किसी को जाकर कत्ल कर देगी। तो यही गवर्नमेंट ही तो है। गवर्नमेंट के बिना कैसे होगा काम? सपोज करिए आपके लोकल एरिया में, सपोज एक गांव की बात करें, कोई भी केस हो रहा है या कुछ भी गलत हुआ तो हम किसके पास जाते हैं? सरपंच के पास। पंचायत रखती है। अगर पंचायत ही ना हो, वहाँ की गवर्नमेंट तो पंचायत ही है ना, लोकल गवर्नमेंट। तो अगर पंचायत ही ना हो तो कौन झेलेगा? कोई भी नहीं झेलेगा। कौन फैसला करेगा? कोई भी नहीं करेगा। लोग कुछ भी अपनी मर्जी से करेंगे। तो विदाउट गवर्नमेंट पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं आज के टाइम में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जहाँ पे लेजिस्लेचर का मतलब लेजिस्लेचर वो बॉडी होती है जो कि लॉ और पॉलिसीज बनाती है। इट इज द मेकर ऑफ द लॉ एंड पॉलिसीज। मतलब जितने भी लॉ बनेंगे, जितनी भी पॉलिसीज आएंगी वो सब लेजिस्लेचर यानी कि हमारा पार्लियामेंट बनाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मतलब वो ऑर्गन जो कि उन लॉ को इंप्लीमेंट करती है, उनको चलाती है, उनको लागू करवाती है। और जुडिशरी वो जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के कामों को चेक करती है, और कुछ मिस्टेक हो तो बैलेंस भी करती है। और साथ ही साथ अगर किसी ने बातों को ओबे नहीं किया तो उसको पनिश भी जुडिशरी ही करती है। जुडिशरी के बिना लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कुछ भी नहीं माने जाते। जुडिशरी इज द ऑर्गन विच चेक्स एंड बैलेंसेस ऑल द सर्विसेज बाय लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। मैंने आपको बता दिया, ठीक है। द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट दैट एसेंशियल। मतलब गवर्नमेंट किस फॉर्म की होगी इतना एसेंशियल नहीं माना जाता कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगी, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होगी, मोनार्कियल गवर्नमेंट होगी या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। मतलब जहाँ पे प्रेसिडेंट हेड हो, जहाँ पे पार्लियामेंट की चलती हो, जहाँ पे किंग चलाता हो, जहाँ पे लोगों की चलती हो। डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पे लोग वोट दें और लोगों के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव उनके चुने जाएं। तो फॉर्म क्या होगी गवर्नमेंट की ये इतना मायने नहीं रखता। मैटर क्या करता है कि वहाँ की कमांड कैसी है, वहाँ की ओबीडियंस कैसी है, ताकि क्या हो, देखो कमांड अच्छी होगी, कमांड इन द सेंस की गवर्नमेंट क्या कमांड दे रही है, कैसी पॉलिसीज बना रही है, कैसे लॉज बना रही है, वो चीज़ अच्छी होगी। और ओबीडियंस की मतलब कैसे ओबे करा रही है चीज़ों को, ठीक है। ये वाली चीज़ अच्छी होगी तो क्या होगा कि जो भी एक स्टेट है, जो भी एक गवर्नमेंट है, वो अपनी कंट्री को प्रोग्रेस दे पाएगी, प्रोग्रेस करा पाएगी, पीस मेंटेन कर पाएगी, प्रॉस्पेरस होगी, प्रॉस्पेरिटी फैलेगी, ठीक है। तो यही चीज़ देखी जाती है गवर्नमेंट में कि गवर्नमेंट की कमांड और ओबीडियंस कैसी है, ना कि उसकी
फॉर्म क्या है, ठीक है, फॉर्म में लेके जाती है लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कमांड और ओबीडियंस हो. नेक्स्ट, सम राइटर्स रिकॉग्नाइज दैट द एसेंशियल फीचर ऑफ द स्टेट इज टू बी द पार्ट ऑफ द सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज नॉट दैट नेसेसरी. कुछ राइटर्स ने ऐसा भी बोला कि एसेंशियल फीचर जो है स्टेट का वो ये भी है कि एक स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना नेसेसरी नहीं माना जाता. अब जैसे हम आज के जमाने में बात करें तो यूएनओ है, यूएनओ के पार्ट सारी कंट्रीज हैं लगभग, मुश्किल से एक या दो होंगी जो नहीं होंगी, मेरे हिसाब से तो सभी हैं, ठीक है. तो ये माना गया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स यूएनओ तो उसकी पार्ट है जब, तो यही एक एसेंशियल माना जाता है, लेकिन इतना नेसेसरी नहीं है, चलता है, होगा तो ठीक है वरना कोई बात नहीं. अब कौटिल्य, जो आपने नाम सुना होगा, पॉलिटिकल साइंस में बहुत फेमस है, उन्होंने भी कुछ अपने जमाने में बताए थे कि स्टेट की क्या क्या, उस टाइम पे देखो गवर्नमेंट तो होती नहीं थी, कंट्री तो होती नहीं थी, स्टेट मतलब राज्य हुआ करते थे, तो उन्होंने कुछ 7 एलिमेंट्स बताए थे स्टेट के लिए जो कि उनके एसेंशियल्स माने गए हैं. तो शॉर्ट में हम वो भी देख लेते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए काम में आ जाएंगे, अगर याद रहे आपको तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं एक्स्ट्रा में, ठीक है. तो जो पहला एलिमेंट है वो है स्वामी या फिर राजा, मतलब गवर्न करने के लिए वहाँ पे पहले तो राजा हुआ करते थे, पहले तो किंग हुआ करते थे, तो वो होना बहुत जरूरी है भाई, गवर्न कौन करेगा. दूसरा है आमत्य और मिनिस्टर, मतलब कि राजा के अंडर मिनिस्टर आते थे, उनके सेनापति आते थे ना, सेनापति हो गए और कई सारे मिनिस्टर होते थे, पूरी सभा रखी जाती थी, तो मिनिस्टर भी चाहिए अलग अलग काम करने के लिए. उसके बाद कोष या फिर फाइनेंस, पैसा भी तो चाहिए भाई, कैसे गवर्न किया जाएगा बिना पैसे के, बिना पैसे के लोगों को कैसे सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी. उसके बाद दंड पनिशमेंट या आर्मी, भाई कोई बंदा कुछ मिस्टेक कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, किसी के संग कुछ कर दिया तो उसके लिए पनिशमेंट भी होनी जरूरी, इसको दंड कहते थे या फिर आर्मी भी कहते थे. पहले क्या होता था, डायरेक्ट फांसी पे चढ़ाया जाता था, ठीक है. उसके बाद जरूरी है जनपद, राज्य या फिर एरिया, मतलब अब बिना पर्टिकुलर एरिया के, वही टेरिटरी वाला पार्ट आ गया, ये बिना एरिया के, बिना राज्य के, बिना जनपद के, एक स्टेट ही क्या हुआ, तो एरिया पे तो बहुत जरूरी है. दुर्ग फोर्ट, अब देखो राजाओं के लिए क्या माना जाता था, बहुत बड़े बड़े महल होते थे उनके, तो फोर्ट होना बहुत जरूरी था पहले जमाने में, कि किसके अगर भाई राजा कहाँ रहेगा, किसी के ऐसी गांव में तो रहेगा नहीं, उसके तो भाई अलग से महल बनते थे, अलग से फोर्ट बना करते थे, तो वो भी बहुत जरूरी है. तो उसके बाद मित्र एलॉय, मतलब किसके साथ ही हैं उनके, मतलब बोलते हैं ना कि पहले 3-4 राजा बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आपस में अपने बच्चों की शादी करा दिया करते थे ताकि उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो, ताकि उनका एरिया बढ़ जाए, है ना. तो उसलिए एलॉय होना भी बहुत जरूरी है. इसको एलॉय बोलना चाहो एलॉय बोलो, एलॉय बोलना चाहो एलॉय बोलो, दोनों ही बातें हैं. अब नेक्स्ट हम फटाफट पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द स्टेट. आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को आर्टिस्टिक वर्क्स, प्रोजेक्ट फाइल्स, ड्राइंग्स, स्केचेस एक्सेट्रा दिखने का शौक है तो आप लोग प्लीज़ जाके मेरा दूसरा चैनल भी चेकआउट करें, जिसका नाम स्टूडेंट मटेरियल हेयर है और मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखी है. थैंक यू. फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस के देखो, इनके जो मैंने फंक्शंस लिखे हैं उनके अलावा कई सारे फंक्शंस हो सकते हैं, अगर आपके माइंड में और आए तो आप वो भी लिख लें, मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं. तो पहला फंक्शन देख लेते हैं गवर्नेंस. भाई गवर्नमेंट होना, लोगों को गवर्न करना बहुत एक इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है स्टेट का. जैसे इट इज द राइट ऑफ द पीपल टू बी गवर्न प्रॉपर्ली, हम लोगों का राइट है कि हमें अच्छे से गवर्नमेंट मिले जो हमें अच्छे से गवर्न कर सके, ठीक है. द स्टेट विल डू एवरीथिंग, स्टेट वो सारी चीजें करेगी जो कि जैसे कि जो कि लोगों की मतलब बोलते हैं ना इच्छाओं को पूरी कर सके. बेसिक चीज तो करेगी करेगी, जैसे ऐसी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेगी जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लॉथ टू द पीपल एज ऑफ देयर बेसिक नीड्स प्रोवाइड कराना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना, उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाना. क्यों? क्योंकि उसको भाई हमारा राइट है कि हम अच्छे से गवर्न किया जा सके, विदाउट गवर्नमेंट कोई भी स्टेट नहीं होता. नेक्स्ट है सिक्योरिटी. सिक्योरिटी, द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू सिटीजंस टू एंश्योर देयर लाइफ टू बी प्रोटेक्टेड, पीसफुल एंड सिक्योर. मतलब कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना उनके सिटीजंस को एक स्टेट के बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है. क्यों? ताकि उनकी जो लाइफ है वो प्रोटेक्टेड रहे, उन्हें किसी से डर ना लगे, आराम से अपनी जिंदगी जी सके, पीसफुल रहे, शांतिपूर्वक रहे और वो सिक्योर फील करें, सेफ फील करें, ठीक है. नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो रोड्स वगैरह, ठीक है, अच्छे से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि लोगों को कोई रोज की मतलब डेली लाइफ में कोई दिक्कत ना हो, आराम से अपनी जिंदगी सुखमय तरीके से बिता सके. जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ द स्टेट, बैकबोन माना जाता है स्टेट का. देखो इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिखाता है कि हम कितने डेवलप्ड है, ठीक है, कि आपकी रोड्स कितनी अच्छी हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हॉस्पिटलिटी, एजुकेशन फैसिलिटीज, नरिशमेंट फैसिलिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें दिखाती हैं कि आपकी कंट्री कितनी डेवलप कर रही है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा जरूरी माना जाता है स्टेट के लिए, इसलिए उसको बैकबोन बोला जाता है एक स्टेट की. इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर. देखो मिनिमम प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक स्टेट को अपने सिटीजन को प्रोवाइड कराना चाहिए. मैक्सिमम आप कुछ भी कराओ, लेकिन ये सब चीजें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर वो तो जरूर कराना चाहिए सिटीजन को, जैसे कि जिसमें क्या कहते हैं वाटर, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, हॉस्पिटलिटी, एजुकेशन, ये सब चीजें जरूर प्रोवाइड करानी चाहिए. तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है लेजिटिमेसी, मतलब पॉलिसीज. देखो लेजिस्लेचर मैंने बताया, लेजिस्लेचर का मतलब लॉ और पॉलिसीज बनाने वाले लोग. तो लेजिटिमेसी भी लॉ पॉलिसी से ही रिगार्डिंग हो गया कि एक स्टेट, एक गवर्नमेंट, एक कंट्री में जो लॉज हो, जो पॉलिसीज हो, जितने अच्छे होंगे तभी लोग अच्छे से गवर्न कर पाएंगे अपने आप को, तभी वो अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, तभी वो सेफ फील करेंगे, तभी वो सिक्योर फील करेंगे. तो द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसी मेकिंग पावर. पॉलिसी मेकिंग पावर स्टेट के पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक पॉलिसीज और प्रोग्राम्स आफ्टर ऑब्जर्विंग द नीड्स एंड द कंडीशन ऑफ द सिटीजन ऑफ द स्टेट. मतलब स्टेट की जो पॉलिसीज और जो भी प्रोग्राम्स बने वो तब बने जब हम सिटीजन के अपने लोगों की कंडीशन को देखकर बनाएं, अपने खुद को देखकर नहीं, अपने फायदे को देखकर नहीं. लोगों की जो जरूरत है वो तभी तो पूरी होगी जब आप उनकी जरूरत को ऑब्जर्व करोगे. तो लोगों की कंडीशंस, लोगों की नीड्स को ऑब्जर्व करके जो पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं वही अच्छी मानी जाती हैं. नेक्स्ट जो एसेंशियल है फंक्शन है सॉरी वो है इंटरनल पीस. इंटरनल पीस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट दैट इट रूलर्स या फिर गवर्नमेंट टू इनहेंस द इंटरनल पीस इन द स्टेट दैट नॉट द सिटीजंस क्रिएट वायलेंस एंड स्प्रेड कंट्रोवर्सीज. मतलब कि स्टेट के अंदर, एरिया, उनके कंट्री के अंदर कोई भी इंटरनल वायलेंस ना हो, कोई कंट्रोवर्सी पैदा ना हो, ताकि देखो कंट्रोवर्सी पैदा होती तो क्या होता है कि भेदभाव होने लगता है, लोग डिमांड करने लगते हैं. जैसे कि हम भाई खालिस्तान वाला मैं अगर बोलूँ तो कंट्रोवर्सी तो है ये एक, कश्मीर में भी कंट्रोवर्सी ही है ना एक. तो इंटरनल पीस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि लोग आपस में ना लड़ें, कोई भेदभाव ना हो, कंट्री की टेरिटरी छोटी ना हो. तो इसलिए इंटरनल पीस भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक स्टेट का. फर्दर जो नेक्स्ट है वो है लॉ एंड ऑर्डर. लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि क्या वही लोग ना मतलब खुद को देखें, लोगों को देखें कि क्या, देखो जैसे लॉ होंगे वही दिखाएगा कि आप अपने एरिया में लोगों को, सिटीजन्स को कैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, लोग कितने ज़्यादा सेफ फील कर रहे हैं. ऐसे आपने कौन से लॉज बनाए हैं ताकि लोग खुद में इंडिपेंडेंट फील कर सकें, खुद को कमजोर फील ना करें. क्योंकि देखो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, हम उनका बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं.
कोई हम पे दबाव डाल रहा है कि हम वहाँ जाके ना बोले, तो हम बोलें कि वी हैव द राइट टू स्पीक। हमारा फंडामेंटल राइट है, हमसे कोई नहीं छीन सकता। राइट टू एजुकेशन हमारे पास। अगर कोई हमें एजुकेशन नहीं दिला रहा, चाइल्ड लेबर करा रहा है, तो हम वो देखो, ये डिपेंड करता है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे हैं। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है स्टेट का। द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल होता है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है अपने स्टेट के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। इट मींस दैट द सिटीजंस कैन लिव फ्री फ्रॉम क्राइम एंड वायलेंस। वो मतलब जितने अच्छे लॉ होंगे, जितने अच्छी कमांड होगी, जितने अच्छे आप ऑर्डर दोगे, उतनी मतलब अच्छी और उतनी ही फ्रॉम फ्री रहेगी आपकी सोसाइटी क्राइम से और वायलेंस से। कोई भी हिंसा नहीं होगी, कोई भी अपराध नहीं होंगे जब तक आपके लॉ अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, इट इज डन थ्रू द पुलिस और जुडिशियल सर्विसेज। पुलिस या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हो गई, यूपीएससी वगैरह, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स, काफी का ड्रीम भी होगा ये सब करने का। तो जुडिशियल सिस्टम, इन सब चीजों से ही हम अपने लॉ एंड ऑर्डर को चला सकते हैं। नेक्स्ट आती है फॉरेन पॉलिसीज या फिर फॉरेन रिलेशंस, कुछ भी ले सकते हैं आप, वो भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, फंक्शन है ये भी है। फॉरेन रिलेशंस इज द वेरी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द डेवलप्ड स्टेट। डेवलप कंट्री के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है फॉरेन रिलेशंस। ठीक है, सो स्टेट विल कंडक्ट फॉरेन रिलेशन थ्रू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज एक्सेट्रा। देखो, फॉरेन रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारे और कंट्री से इंटरनेशनली कितने अच्छे रिलेशन हैं, कैसे हम उनको डील कर रहे हैं, हमारी उनके साथ लड़ाई है कि फ्रेंडली रिलेशन है। जैसे मैं इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर हमारे रिलेशन मोस्टली सबके साथ ही बहुत अच्छे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम कैसे उनके साथ रह रहे हैं। अभी किन चीज़ों से होगा कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम अटेंड करें, ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट करें लोगों के साथ। जैसे इंडिया ने रशिया के साथ 20 ईयर्स की फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी। मतलब वो इतने अच्छे, मतलब वो ट्रीटी थी, बहुत ज़्यादा यूजफुल रही इंडिया के लिए एट द टाइम ऑफ बांग्लादेश वॉर। रशिया ने हमारी हेल्प की थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, ट्रीटी साइन करें, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक फॉरेन रिलेशन को अच्छा बनाती हैं। सो दैट अदर स्टेट्स विल नेगोशिएट डिस्प्यूट्स एंड प्रेफर कोऑपरेशन। इससे क्या होता है कि अगर हमारे रिलेशन अच्छे हैं ना, तो हमारे साथ लड़ाई नहीं लड़ेंगे। क्या बोलेंगे, यार ये तो अपना दोस्त है ना, कहते हैं ना कि यार ये तो अपना दोस्त, इसके साथ कर लेना भाई, तू आ जा, चल गले मिल जा। तो ये वाली चीज़ है कि वो नेगोशिएट करेंगे, डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं होंगे, वो कॉपरेट करेंगे हमारे साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट जो फंक्शन है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का फंक्शन, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है फाइनेंशियल व्यू से, कि एक कंट्री फाइनेंशियली कितना डेवलप कर रही है वो डिपेंड करता है कि उसकी इकोनॉमिक फैसिलिटीज कैसी हैं, स्टेट कैसे उसको एक्टिवेट कर रही है, कैसे उसको रेगुलेट कर रही है। द स्टेट ऑल्सो प्लेज द रोल इन द रेगुलेटिंग इन द फैसिलिटिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। स्टेट का ही रोल होता है कि वो कैसे रेगुलेट कर रही है, कैसे वो फैसिलिटेट कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अपने एरिया में, अपनी कंट्री में। अब उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज है, जैसे कि मार्केट रेगुलेशन, मार्केट कैसे चल रही है, डिमांड सप्लाई कैसा चल रहा है, करेंसी कैसी फॉर्मुलेट हो रही है, कितना सप्लाई है करेंसी का, कितनी ज़्यादा करेंसी प्रोड्यूस की जा रही है, कौन सी करेंसी प्रोड्यूस होगी, कौन सी करेंसी बंद होगी, ब्लैक मनी कैसे लिया जाएगा, ये सब चीज़ें कंज्यूमर इंटरेक्शन, मतलब कंज्यूमर किन चीज़ों से इंटरेक्ट हो, टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए, ट्रेड पॉलिसीज नई नई और अलग अलग कंट्रीज के साथ ट्रेड कैसे किया जाए, ये सब चीजें देखना गवर्नमेंट का ही काम होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है एक स्टेट के लिए, ताकि उनका जो एरिया है, उनका जो स्टेट है, उनकी जो कंट्री है, वो इकोनॉमिकली भी डेवलप कर सके। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी अदर फंक्शंस ऑफ द स्टेट। इन सभी फंक्शंस के अलावा जो मैंने आपको पढ़ाया, इसके अलावा भी कई सारे फंक्शन स्टेट के अगर आपको आते हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द स्टेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली एंड द प्रोफेशनल लाइफ बोथ। स्टेट का हमारी डेली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पे ही इन्फ्लुएंस रहता है। ठीक है, जब तक स्टेट ही नहीं होगा ना, तब तक हम भी कुछ नहीं है। हमें गवर्न करने के लिए एक प्रॉपर अथॉरिटी की जरूरत रहती है। ठीक है, ताकि हम अपनी लिमिट क्रॉस ना करें, हम आराम से अपनी लाइफ पीसफुली प्रॉस्पेरिटी के साथ जी सकें और हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सेफ रहे, सिक्योर रहे। इस सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट का, हमारे स्टेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लेता है। तो इसलिए वी शुड हैव टू बी थैंकफुल टू देम। होप आप सबको ये एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ द स्टेट एंड द फंक्शन समझ में आए हो। अगर आप सबको समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।